वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। तो एप्लीकेशंस मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशंस तो ऐसी एप्लीकेशंस हुई, यानी कि इस टॉपिक पे पूरे हम ये पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी ने कैसे मॉडिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, कैसे प्लांट्स वगैरह को मॉडिफाई किया, कैसे ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज को मॉडिफाई किया जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हुई और प्रॉफिट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें मिला। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स में जब पहले से कंपेयर करा जाए और अब की से कंपेयर करा जाए तो हमें ये डिफरेंस देखने को मिला कि पहले के जो क्रॉप्स थे वो थोड़े से टाइम लगता था उनको ग्रो करने में और उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिलता था। बट अब हम लोग जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यूज़ करते हैं, यानी कि उनके जीन्स से हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, ज़्यादा बुशी हुए क्रॉप्स जो नेक्स्ट जनरेशन में मिले। ठीक, तो उन चीज़ों के लिए सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया। एग्रीकल्चर में ठीक, देखो एग्रीकल्चर में यानी कि प्लांट्स ग्रोथ के लिए बेसिकली होता क्या है, तीन चीज़ें रिक्वायर, तीन चीज़ों से हम लोग ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं। कैसे? केमिकल्स यूज करके, दूसरा ऑर्गेनिक तरीके से, एंड थर्ड वन इज कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करें, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोग्राम्स प्लांट्स यूज करें। ठीक, तो यानी कि जेनेटिक की हेल्प से हम लोग उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स यूज करें, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स यूज करें। ठीक, ये तीन तरह से हम लोग ग्रोथ बढ़ा सकते हैं प्लांट्स की। लेकिन देखो केमिकल्स का यूज करना, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स है उनका यूज करना। ठीक, केमिकल्स यानी कि पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स, ऐसे केमिकल्स का यूज करना। तो ये जब एक्स्ट्रा अमाउंट में यूज करे जाते हैं तब नुकसान इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कह सकते हैं कि हम ही लोग का होता है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल्स हम लोग के अंदर जाते हैं एंड प्लांट्स की ग्रोथ तो ठीक ठाक मिल जाएगी हम लोग को उससे, लेकिन केमिकल्स हम लोग के अंदर जाएगी। इसीलिए नोटिस करना कि जितने भी कैंसरस जो भी कार्सिनोजेंस होते हैं पंजाब के लोग ज़्यादातर उससे सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब साइड में सबसे ज़्यादा वीट वगैरह ग्रो करी जाती है और सबसे ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करके, तो सबसे ज़्यादा हर घर छोड़ करके कोई ना कोई कैंसर पेशेंट्स वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं। इसलिए अब ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक जो होता है, देखो केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों ही जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है, दोनों ही तरीके। ठीक, तो फार्मर के लिए एक्सपेंसिव होने की वजह से वो इसको ज़्यादा परचेज नहीं कर सकता, केवल लिमिटेड क्रॉप्स में ही यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीकों में आएंगे मैन्योर्स वगैरह यूज़ करना। ठीक, अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स क्या होंगी कि हमने इसका जीन लिया, उसका जीन लिया, नई चीज़ बना दी। ठीक, ऐसी क्रॉप्स को यूज़ करना। अब देखो इसके अलावा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स के अलावा एक और चीज़ थी कि जो प्लांट्स थे वो और सारे यूजेस में भी आते थे। जैसे कि हम लोग ने प्लांट से अपना जो भी रिक्वायरमेंट थी ले लिया, उसको फार्माक्यूटिकल्स के थ्रू के लिए भी, यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए भी ले लिया। ठीक, उसके अलावा जो वेस्ट बच जाता था वो भी यूज़ हो जाता है। इसी की वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही ऐसे प्लांट्स मिलते हैं। और जो वेस्ट बच जाता है वो कैसे यूज़ हो जाता है? फ्यूल वगैरह में यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल साबित हुए। तो इसलिए ये तरीका ज़्यादा यूज़ होने लगा एंड बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी भी था। ठीक, जो फार्मेसीज होती है, फार्माक्यूटिकल्स जो होती हैं, यानी कि मेडिसिन्स में भी इनका यूज़ हो, ऐसी क्रॉप्स का यूज़ होता है एंड एज अ
फ्यूल में यूज हो सकता है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो क्रॉप्स थी उसका रेट जो था, जो हम लोग को मिलता था वो 3 टाइम्स बढ़ गया था, यानी कि हमें पहले से ज़्यादा क्रॉप्स अब मिलने लगी थी। लेकिन फिर भी जो पॉपुलेशन का रेट इंक्रीज होने लगा, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने लगी, उसके हिसाब से वो जो हमें आउटपुट मिलता था क्रॉप्स का वो भी रिक्वायरमेंट बढ़ी, लेकिन वहाँ से हमें जो क्रॉप्स मिलती थी वो काफ़ी कम, उसका मिलने का रेट काफ़ी कम था। तो ये उतनी पॉपुलेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इनफ नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज़ करी, जिसकी वजह से हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हुई और उससे उतने ही टाइम में या उससे थोड़े कम टाइम में हमें और ज़्यादा प्रोडक्ट और ज़्यादा क्रॉप्स मिली और ज़्यादा जनरेशन्स मिल गई। ठीक, तो इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज़ करी गई। ठीक, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज़ करी गई इसीलिए क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा था, ज़्यादा पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं अब ये पढ़ेंगे हम। ये देखो, कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हो, चाहे क्रॉप्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फंजाई हो, ठीक, प्लांट्स हो, जिनके जीन्स हम लोग ऑल्टर कर सके, यानी कि चेंजमेंट कर सके जीन्स में, उनकी स्टडी करके मैनिपुलेशन कर सके, ठीक, उनको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMO। genetically modified organisms, the plants organisms, fungi या फिर crops whose genes are altered by manipulation। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। देखो, इसी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की जो डेफिनेशन होती है, सेम यही डेफिनेशन ट्रांसजेनिक की भी होती है। ट्रांसजेनिक मतलब भी सेम ही चीज़ होती है कि हम लोग दो ऑर्गेनिजम्स के जीन्स ले रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन मिल रही है, तो वो भी यही चीज़ होती है। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स दोनों एक ही चीज़ होती है। देखो, अब जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स थे, इनसे एक और प्रॉफिट हुआ हमें कि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और बढ़ गई, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो थे वो इसने और ज़्यादा प्रोवाइड करे। ठीक, अब हम लोग ऐसी चीज़ की बात कर, ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं या ऐसे कह सकते हैं फीचर्स बताते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो क्रॉप्स जो होती हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं। ठीक, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स नहीं, क्रॉप्स जो होती हैं उनके यूजेस बता देते हैं कि वो कैसे यूज़फुल हो सकती हैं। तो वो होती हैं पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक, पेस्ट रेजिस्टेंट मतलब कि देखो, जैसे कुछ क्रॉप्स होती हैं वो किसी इंसेक्ट की वजह से, किसी माइक्रोब्स की वजह से पूरी की पूरी क्रॉप्स, पूरी की पूरी खेती खराब हो जाती, फसल खराब हो जाती है। ठीक, ऐसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग इंजेक्ट करा देते हैं या उनके जीन्स में डाल देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, जिसकी हेल्प से वो ऐसा सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया उनका खाते ही, उन पे अटैक करते ही तुरंत मर जाता है। ठीक, तो पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि जो भी पेस्ट वगैरह होते हैं वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो खुद ही जैसे ही इनको टेस्ट करेंगे, जैसे ही फूड लेने के लिए आएंगे तो उनका वहीं पे ही काम खत्म हो जाएगा। तो पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट कि पहला तो हो गया पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट कि ज़्यादा अमाउंट मिलता है, मोर अमाउंट ऑफ crops in that time or less, next point,
made crops more tolerant to abiotic stresses. abiotic stresses जैसे क्या, टेम्परेचर इंक्रीज होना या ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाना, ठीक, पीएच अप्रोप्रिएट ना होना, पीएच अप्रोप्रिएट ना होना, सॉल्ट का प्रेजेंस, ठीक। देखो जो ये क्रॉप्स थी इस तरह की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो थी, इनमें एक खास बात क्या थी कि इन्हें उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, लेस मिनरल रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, ठीक, लेस मिनरल रिक्वायर होता था ग्रोथ के लिए, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। और जैसे कि एक नॉर्मल क्रॉप ग्रो करने में हमें पूरी फैसिलिटीज़ चाहिए होती थी कि प्रॉपरली रेन हो, प्रॉपरली रेन हो, प्रॉपर पीएच हो सॉइल का, और जितनी रिक्वायरमेंट्स थी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की उतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, ठीक। ये कैसे भी कंडीशन में ग्रो कर जाता था। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे सूखा यानी कि ड्रॉट होता था वहाँ पे भी ग्रो कर जाता था, अपने आप को उस तरह से ढाल लेता था, कह सकते हैं कि ज़्यादा इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती थी और इनका रिजल्ट जो होता था बहुत टॉप क्लास होता था, ठीक। तो इसमें पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी नहीं होते थे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का क्या मतलब हुआ, देखो जैसे हो गया हमारा पूरा जो क्रॉप थी वो ग्रो हो गई पूरी, जब उसको हार्वेस्ट करा गया यानी कि जब उसको काटा गया, क्रॉप्स को अलग करा गया, तब बहुत उस समय के समय क्रॉप्स काफ़ी ख़राब होने लगती हैं अगर उनकी सही से बहुत प्रॉपरली उनकी देख रेख में ना रखा जाए, यानी कि प्रॉपर कंडीशंस ना प्रोवाइड करे जाएं तो वो ख़राब होने का भी डर रहता है। इसलिए इनमें जो था इतना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस एक बार क्रॉप्स को कट किया, उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया, ज़्यादा मतलब कि जैसे इंसेक्ट्स होते, पेस्ट होते हैं, तो वो सारे इन क्रॉप्स को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते थे, ठीक। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक। जो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई। कैसे इंक्रीज हो गई, हमने जब बढ़िया वैरायटी क्रॉप ग्रो करी, जेनेटिक से बढ़िया उसके जीन्स को हम लोग ने अच्छी क्रॉप के जीन से रिप्लेस करा या किसी और क्रॉप के जीन से रिप्लेस करा, उसमें ऑल्टरेशन करा हमने, तो क्रॉप्स की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी वो हो गई हमारी इंक्रीज, ठीक। जैसे एक हम पढ़ेंगे गोल्डन राइस के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी उसकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत इंक्रीज हो गई। जो पेशेंट्स होते हैं काफ़ी चीज़ों के डिसीजेस के, जो सफ़र कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली किसी डिसीज से, उनके लिए भी वो गोल्डन राइस बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक। तो ये सारे यूजेस थे। एक और यूज रहेंगे, लेस मिनरल रिक्वायरमेंट, ठीक। ये यूजेस यू मे कॉपी नाउ। लेट्स टॉक अबाउट दोज एप्लीकेशंस दैट वी स्टडी इन डिटेल। ऑलराइट, सो applications that we study in detail, ठीक, in detail। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स या प्लांट्स जो थे उनमें पेस्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया, एक बीटी टॉक्सिन होता है, बीटी टॉक्सिन जो कि बैसिलस thuringiensis से लिया जाता है। बीटी टॉक्सिन वो उसका जीन लेकर के बैसिलस से यानी कि बैक्टीरिया से उसका जीन लिया हम लोग ने बीटी टॉक्सिन, और वो जाकर के प्लांट्स में इंजेक्ट करा दिया, मतलब कि प्लांट्स के जीन के साथ ऐड करा दिया हम लोग ने, ठीक। हुआ क्या कि जो प्लांट्स थे अब उनके अंदर पेस्ट रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि वो अब जो स्पेसिफिक पेस्ट उसे आकर के ख़राब कर जाते थे पूरे क्रॉप्स को, अब वो नहीं कर सकते, ठीक। तो इसलिए बीटी टॉक्सिन का यूज़ किया गया। अब ये बीटी टॉक्सिन जो था, बीटी टॉक्सिन
वो लिया गया बैसिलस thuringiensis से, ठीक, बीटी टॉक्सिन लिया गया। अब ऐसी क्रॉप्स जो थी इनके ऊपर पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स अब डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो केमिकल यूज़ हमारा ख़त्म हो गया, केमिकल का यूज़ पड़ा ही नहीं, ठीक। अब कैसे कौन कौन सी क्रॉप्स जो थी जिनमें ये बीटी टॉक्सिन हम लोग ने डाला, तो वो एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं थी कौन सी, बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी टमाटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, वो सब थी बीटी राइस, ठीक। अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे कॉटन की। अब कैसे टाइप के इंसेक्ट्स या बैक्टीरिया होते हैं जो क्रॉप्स को ख़राब करते हैं, तो उसमें 3 तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमारी बुक में, 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेपिडोप्टेरांस, कोलियोप्टेरांस एंड डिप्टेरांस, ठीक। ये हमारे हो गए बड वॉर्म्स टाइप, ठीक। कोलियोप्टेरांस बीटल्स टाइप हो गए, बीटल्स, एंड डिप्टेरॉन्स हो गए फ्लाइज मॉस्किटोज टाइप्स, फ्लाइज मॉस्किटोज, ठीक। इस तरह के बैक्टीरिया से क्रॉप को बचाने के लिए यूज करा गया बैसिलस thuringiensis से लेकर के बीटी टॉक्सिन का, ठीक। अब कैसे ये जो बीटी टॉक्सिन होता है बैसिलस thuringiensis में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो बैसिलस thuringiensis का कोई लॉस नहीं करता। क्यों? बैसिलस thuringiensis के अंदर बीटी टॉक्सिन होता है, फिर भी बैसिलस thuringiensis नहीं मरता। क्यों? क्योंकि जब ये बैक्टीरिया के अंदर है तब ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन फॉर्म में, यानी कि टॉक्सिक की जो फॉर्म है उससे पहले वाला, यानी कि तब टॉक्सिसिटी इसकी नहीं है, तब इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये बैक्टीरिया के किसी दूसरे बैक्टीरिया के गट में जाएगा, यानी कि जैसे ये हम लोग ने क्रॉप में डाल दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया क्रॉप में, अब जैसे ही कोई इंसेक्ट आकर के क्रॉप को ख़राब करने की या क्रॉप से फूड लेने की कोशिश करेगा, तो ये जो बीटी टॉक्सिन है उसके अंदर जाएगा, उसके गट में जाएगा। ये बीटी टॉक्सिन कुछ प्रोटीन सब्सटेंसेस, प्रोटीन क्रिस्टल्स रिलीज करेगा, उसके गट में जाएगा, प्रोटीन क्रिस्टल्स रिलीज करेगा, प्रोटीन क्रिस्टल्स रिलीज करेगा, और ये प्रोटीन क्रिस्टल्स जो होंगे उसके गट को डिसॉल्व करेंगे, यानी कि उसका जो गट होगा उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देंगे। तो जो वो होगा, इंसेक्ट होगा, उसका सेल होगा, वो इंसेक्ट जो होगा, बैक्टीरिया जो इसको खराब करने की कोशिश करेगा, उसके सेल का हो जाएगा लाइसिस, यानी कि वो स्वेल होकर के फट जाएगा उसका सेल, ठीक, लाइसिस हो जाएगा, ठीक। जैसे ही बीटी टॉक्सिन बैक्टीरिया के, किसी दूसरे बैक्टीरिया के जो क्रॉप को खराब करने आएगा, जो बैक्टीरिया है वो इस टॉक्सिन को ले रहा है जब ये इनएक्टिव स्टेज में ये टॉक्सिन, लेकिन बैक्टीरिया के गट में जाते ही वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। अपनी लाइफ की एक पर्टिकुलर स्टेज पे ये बीटी टॉक्सिन कुछ प्रोटीन क्रिस्टल्स रिलीज करता है, बीटी टॉक्सिन, ठीक। वो प्रोटीन क्रिस्टल जो होगा इसके गट की एपिथेलियल लेयर, यानी कि गट की जो ऊपर वाली लेयर होगी, एकदम सबसे टॉप लेयर होगी, उसको सॉल्युबलाइज कर देगा, यानी कि वो डिसॉल्व हो जाएगा, और जो सेल होगा सेल लाइसिस हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रोसेस था बीटी कॉटन का, जो बैसिलस thuringiensis से ले करके प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक। अब बीटी टॉक्सिन जो होता है वो कौन सा जीन कोड करता है? देखो, हम लोगों को जीन लेना है, बेसिकली हम लोग को जीन ले करके दूसरे प्लाज्मिड में या वेक्टर में साथ उसको जोड़ना है, ठीक, लाइगेट करना है, तो जीन लेना है। तो टॉक्सिन, ये जो टॉक्सिन है कौन सा जीन कोड करता है? तो वो होता है क्रायोजीन, ठीक। बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय क्रायोजीन, गॉट इट।
बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बार में समझ में आ जाएगी तो कुछ भी इस पार्ट में डिफ़िकल्ट नहीं है। ऑलराइट, तो अब इसमें कोई पार्ट नहीं रह गया है, हमारा बीटी कॉटन हो गया है। बीटी कॉटन में बस इतनी सी चीज़ है, हो सकता है आगे फिर से बीटी कॉटन के टॉपिक रिपीट हो, बट ये चीज़ यहाँ पे अगर समझ में आ गई देन इट विल बी टू इजी टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड टू द प्रीवियस वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल बाय प्रेसिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।